हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IAL फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। ये जो मैं आपको जितने भी वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सब आपको नोट्स की फॉर्म में अवेलेबल हो रहे हैं। मतलब मैंने ये जो वीडियो बनाए हैं, ये मैं इस उद्देश्य से बना रहा हूँ कि आप इसके नोट्स भी प्रॉपरली रेगुलर अपने जहाँ भी आप मेंटेन करते हो, लिखना चाहते हो तो आप उसको लिख सकते हैं या आप उसको सेव भी कर सकते हैं। तो आपको ये जो जितने भी वीडियोस दिए जा रहे हैं, ये सब आपके नोट्स की फॉर्म में है। आप इनके नोट्स बनाते रहिएगा और आप जो भी हमारे चैनल के जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे उनके अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको जितने भी नए वीडियोज़ हमारे आते हैं उनके इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आप अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम अपना जो टॉपिक है हमारा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी में जो हमारे संविधान का निर्माण हुआ, उस वो एकदम से नहीं हुआ। उसके लिए क्या हुआ कि एक प्रोसीजर था, तो उसकी एक प्रॉपर टाइमलाइन है, मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा। तो इन 1934 एमन रॉय वाज द फर्स्ट इंडियन हु डिमांडेड द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। दूसरी एक बात मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि ये जितने भी मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, इनमें जो जो चीज़ें मैंने आप मेंशन की हुई हैं, वो हर एक लाइन, हर एक पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है। यानी 90% आप ये मान के चलिए कि वही सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी हैं या जो पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि जो जो पॉइंट्स इसमें मेंशन किए जा रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हैं। आप ये मत समझिए कि ये इस एग्ज़ाम में आएगी, दूसरे एग्ज़ाम में आएगी, बिकॉज ये जीएस के टॉपिक्स हैं। ये हर एग्ज़ाम में कॉमन है और आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पर जीएस आती है, वहाँ पर ये टॉपिक्स आपके काम ही आएंगे। और हर एक पॉइंट को आप बहुत ही अच्छे से इसको सीखिए और उसको समझने की कोशिश करिए। तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली यही बनता है कि भारत के लिए अलग से संविधान की मांग करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। तो आप याद रखिएगा, एमन रॉय। एमन रॉय ये कम्युनिस्ट थे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी आपको देना चाहता हूँ कि ये जो आपने एक संगठन का नाम सुना होगा, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसके फाउंडर भी कहे जाते हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा कि एमन रॉय के साथ एक और क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि एमन रॉय के बारे में आप जानते हैं, तो एमन रॉय क्या थे? एमन रॉय CPI के फाउंडर भी थे। 1921 में इन्होंने CPI की स्थापना की थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। ठीक है, तो आप ये बात याद रखिएगा। तो 1934 में एमन रॉय ने सबसे पहले भारतीयों के लिए एक अलग संविधान की मांग की ब्रिटिश शासन से। उसके बाद जो आता है 1935, इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडियंस। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी भारतीयों के लिए अलग संविधान की मांग कर दी ब्रिटिश रूल से। ठीक है, फिर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू डिमांडेड एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। 1938 में क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से यह अनुरोध किया कि भारतीयों के लिए एक अलग से संविधान सभा बनाई जाए या उनको संविधान बनाने की प्रक्रिया का भागीदार बनाया जाए। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 1940। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इन 1940 वायसराय लिनिथ को, उस समय जो तत्कालीन वायसराय थे भारत में, उनका नाम था लिनिथ को, पुट फॉरवर्ड एन ऑफर नोन एज अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाई प्रोमिसिंग द एक्सपेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू इंक्लूड मोर इंडियंस। तो अगस्त ऑफर में ब्रिटिश सरकार ने एक ऑफर प्रोवाइड किया भारत के लिए। उन्होंने क्या किया, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उस समय, वॉयसराय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए एक ऑफ़र दिया। क्योंकि भारत की तरफ से लगातार भारतीयों के लिए अलग संविधान बनाने की बात हो रही थी, तो वो एक ऑफ़र लेके आए 1940 में, जिसमें ये बात कही गई कि जो वॉयसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है उसमें भारतीय सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे भारतीय लोगों को अधिक प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। फिर 1942 आते आते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना घटित होती है, क्रिप्स मिशन भारत आता है, जिसको क्रिप्स इंडिया मिशन भी बोला जाता है। तो इन 1942 क्रिप्स इंडिया मिशन वॉज केम इनटू इफेक्ट। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। क्रिप्स इंडिया मिशन में क्या हुआ था, मैं आपको थोड़ा इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। इसके जो क्रिप्स इंडिया मिशन जब भारत आया तो इसके जो चेयरमैन थे वो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। तो इस मिशन में ये प्रस्ताव रखा गया कि यदि भारत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप और याद रखिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, तो मैं आपको बता दूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था
1939 में। तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका स्टार्ट होता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का किस घटना से स्टार्ट हुआ माना जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था, जिस वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। तो जर्मनी ने सबसे पहले पोलैंड पर अटैक किया, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा स्टार्ट हुआ माना जाता है 1939 में। और ये ख़त्म कब हुआ था? ये ख़त्म हुआ था 1945 में। तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिक्र आया है, तो मैं उस लगे हाथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या क्या इंपॉर्टेंट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो अपने आप में एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बट उसके जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ, जो वन लाइनर चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका स्टार्ट हुआ था 1939 में, ख़त्म हुआ 1945 में। और ये किस इवेंट से स्टार्ट हुआ? जर्मनी ने अटैक कर दिया था पोलैंड पर। अच्छा, इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दो पावरफुल लीडर्स के नाम भी कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, या घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, एक तो आपको पता ही है कि जर्मनी का हिटलर जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो एक तो हिटलर, और दूसरा इटली के एक और लीडर थे, मुसोलिनी, ठीक है। तो हिटलर और मुसोलिनी, ये दो पावरफुल लीडर माने जाते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, ठीक है। तो हिटलर जर्मनी से संबंध रखते थे, और जो मुसोलिनी थे वो इटली से, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, अगस्त ऑफर की। तो अगस्त ऑफर के बाद हमारा आया क्रिप्स इंडिया मिशन। क्रिप्स इंडिया मिशन में क्या शर्त रखी गई? इस मिशन में ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया कि यदि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड का साथ दे देता है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत इंग्लैंड का साथ दे देता है या अपनी सेना को भेज देता है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने पर वो क्या कर देंगे? इंडिया को फ्री कर देंगे, यानी भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरा विरोध किया, और महात्मा गांधी ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया। महात्मा गांधी ने इसको अस्वीकार करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया। तो ये बात भी याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किस घटना के बाद स्टार्ट हुआ, तो आप याद रखिएगा वो क्रिप्स मिशन के बाद स्टार्ट हुआ। 1942 में जब क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया, तो क्रिप्स मिशन प्लान के बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। ये बात आपको पता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन किस घटना के बाद से वो एकदम से स्टार्ट किया गया? तो वो घटना थी क्रिप्स इंडिया मिशन के बाद की, ठीक है। तो क्रिप्स इंडिया मिशन एक तरह से फेल ऑफर रहा, आप कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी ने इसको पूरी तरीके से स्वीकार कर दिया कि हम ये एग्रीमेंट नहीं करेंगे, और इसके बदले महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया, ठीक है। इसके बाद आता है 1946। ये भी ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है। कैबिनेट मिशन प्लान केम टू इंडिया इन ऑर्डर टू डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियन लीडरशिप। इसका मेन मकसद यही था, क्योंकि आपको पता है कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद ब्रिटेन ने ये डिसीजन लिया कि जहाँ जहाँ उसने उपनिवेश बनाए थे या जिन जिन देशों को गुलाम बनाया था, उनको आज़ाद किया जाएगा। और उनकी इस मंच आज़ाद करने का कोई वैसा कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल रीज़न नहीं था, बल्कि रीज़न था कि ब्रिटेन की इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा गर्त में जा चुकी थी, यानी इकॉनमी बहुत ही ध्वस्त हो चुकी थी। तो अब वो बाकी देशों पे गुलामी करने की कंडीशन में नहीं थे, तो उन्होंने अपनी इकॉनमी को सुधारने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिसीजन लिया कि जो जो उपनिवेश हमने बनाए हैं उनको एक एक करके हम क्या करेंगे? धीरे धीरे आज़ाद करेंगे। तो इसी श्रेणी में 1946 में भारत को आज़ाद करने के लिए या भारत में अपनी सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान भेजा। अब ये कैबिनेट मिशन प्लान में 3 मेंबर्स थे, लॉरेंस, क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर। ये भी मैंने मेंशन किया हुआ है, आप इसको याद रखिएगा कि जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था ये 3 मेंबर्स का था, 3 सदस्यीय आयोग था एक तरह से। इसके 3 सदस्य थे, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। और इसी कैबिनेट मिशन की बदौलत ही भारत की संविधान सभा का निर्माण हुआ। कैबिनेट मिशन फाउंडेड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द मेकिंग ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको जैसा कि मैंने बताया कि डिमांड काफ़ी टाइम से हो रही थी, लेकिन कैबिनेट मिशन ने ही भारतीयों के अलग संविधान के लिए संविधान सभा के निर्माण का गठन किया, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी टाइमलाइन अभी तक क्लियर हो गई होगी कि 1934 में जो हमने डिमांड की थी कि भारतीयों के लिए एक अलग संविधान हुआ, तो वो एक तरह से पूरी होती नज़र आई 1946 में, यानी करीब 12 साल के बाद वो पुरजोर तरीके से अपने रूप में अस्तित्व में आप कह सकते हैं आई। और उसके बाद एक संविधान सभा बनाई गई, किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। तो
अब हम आगे बढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या जिसको हम संविधान सभा बोलते हैं, यही भारत में संविधान बनाने के लिए एक असेंबली के रूप में कार्य किया इसने, और इसी के द्वारा भारत के संविधान बनाया गया। तो अब हम इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या था, टोटल 389 मेंबर्स वर इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज द फॉलोइंग। इसमें कुल कितने सदस्य लिए गए, 389। 389 मेंबर्स इसमें इंक्लूड किए गए, और किस तरीके से किए गए ये मैं आपको बता देता हूँ। 292 मेंबर्स वर इलेक्टेड फ्रॉम 11 गवर्नर प्रोविंसेस। 292 मेंबर्स का चुनाव किया गया, इलेक्ट किए गए कहाँ से, 11 बड़े प्रांतों से, क्योंकि उस समय गवर्नर प्रोविंस होते थे, उनको बड़ा प्रांत बोला जाता था। तो भारत में उस समय 11 बड़े प्रांत हुआ करते थे जिनको गवर्नर प्रोविंसेस बोला जाता था। उनमें से 292 प्रतिनिधियों को चुना गया या उनका चुनाव किया गया संविधान सभा के लिए। 93 मेंबर्स वर नॉमिनेटेड फ्रॉम प्रिंसिली स्टेट। 93 मेंबर्स आपके प्रिंसिली स्टेट से चुने गए, नॉमिनेट किए गए। यहाँ पर एक बात विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, प्रिंसिली स्टेट से इलेक्शन नहीं हुआ था, प्रिंसिली स्टेट से नॉमिनेशन हुआ था। दैट मीन्स सीधे सीधे नामित करके भेजे गए थे। यहाँ पे एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहूँगा, और बहुत ही कॉमन सी घटना है, वो सब लोग जानते होंगे। उस समय ये जो प्रिंसली स्टेट है, प्रिंसली स्टेटों का मतलब है राजघरानों से, ठीक है। जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे भारत में उस समय पर, तो उनसे संबंध है, प्रिंसली स्टेट उनको कहा जाता था। तो जो राजा रजवाड़े थे उनका ये कहना था कि हम अपने वहाँ चुनाव नहीं कराएंगे, ये उनकी शान के खिलाफ था। उनका ये कहना था कि हमारे वहाँ कोई चुनाव नहीं होगा, हम आप सीधे सीधे हमें प्रतिनिधि के रूप में शामिल करिए। तो संविधान सभा ने उनके इस बात को स्वीकार किया, और 93 मेंबर्स उन राजघरानों से डायरेक्टली क्या किए गए, नॉमिनेट किए गए। उनका कोई चुनाव नहीं किया गया। उन्होंने जो जो नाम दिए राजा रजवाड़ों ने अपने अपने वहाँ से, तो वो उनको डायरेक्टली क्या गया, नॉमिनेट किया गया। ऐसे कितने लोग थे, 93 मेंबर्स संविधान सभा में इंक्लूड किए गए। तो ये याद रखिएगा कि इनका चुनाव नहीं हुआ था, इनका नॉमिनेशन हुआ था। डैट मीन्स नामित किए गए थे। आप समझते हैं ना कि एक होता है परोक्ष रूप से चुन के आना, यानी डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आना, लेकिन एक होता है कि आप किसी को डायरेक्ट भेज देते हैं। जैसे राज्यसभा में आपको पता होगा मनोनीत कर दिए जाते हैं 12 सदस्य, ठीक उसी प्रकार से राजा रजवाड़ों ने या प्रिंसली स्टेट्स ने 93 मेंबर्स को क्या कर दिया, नॉमिनेट कर दिया। और जो 4 मेंबर्स वर इलेक्टेड फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। 4 छोटे प्रांत हुआ करते थे उस समय, दिल्ली, अजमेर, गुर्ग और बलूचिस्तान, ठीक है। ये मैं आपको एडिशनली बता रहा हूँ। 4 छोटे प्रांत में कहा जाता था, कमिश्नरी हुआ करती थी एक तरह से ये 4। तो इन चारों से भी 4 सदस्य क्या किए गए, चुनाव कराकर इन 4 सदस्यों को सम्मिलित किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तो इस तरीके से 389 या 389 मेंबर्स कंप्लीट हुए। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 292 मेंबर्स कहाँ से चुने गए, बड़े प्रांतों से, गवर्नर प्रोविंसेस से। 93 मेंबर्स का चुनाव नहीं हुआ, फिर से ध्यान दीजिएगा, वो सीधे सीधे नॉमिनेट किए गए, नामित किए गए कहाँ से, राजा रजवाड़ों से या राजघरानों से। और 4 मेंबर्स डायरेक्टली चीफ कमिश्नरी जो हुआ करती थी उनसे उनका इलेक्शन कराकर 4 प्रतिनिधियों को वहाँ से चुना गया। तो इस तरीके से 389 मेंबर्स को मिलाकर संविधान सभा बनाई गई। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि 389 नंबर ही क्यों, वहाँ पर 389 लिए गए, 390 नहीं लिए गए, या उससे कम नहीं लिए गए, उससे ज़्यादा नहीं लिए गए, 400 भी लिए जा सकते थे, 500 ही। तो इसके पीछे एक लॉजिक है, आप उसको समझने की कोशिश करिएगा कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई यानी संविधान सभा बनाई गई, तो उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वो लगभग 389 मिलियंस थी, यानी 38 करोड़ 90 लाख थी। तो ये जो 389 का नंबर आया या जो 389 डिजिट सेलेक्ट की गई, इसके पीछे लॉजिक ये था कि हर 10 लाख की आबादी पे एक सदस्य लिया गया, यानी हर 10 लाख की आबादी को रिप्रेजेंट क्या करेगा, एक पर्सन करेगा। तो उस हिसाब से कितने मेंबर्स बन रहे थे, 389, समझ गए ना। बिकॉज उस समय पॉपुलेशन कितनी थी, 389 मिलियंस, या आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं 38 करोड़ 90 लाख। तो प्रति 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये 389 का लॉजिक क्या है, ठीक है। और 389 में से फिर डिवाइडेशन किस तरीके से किया गया, 292 चुन लिए गए बड़े प्रांतों से, 93 नामित करा के भेजे गए राजघरानों से, प्रिंसली स्टेट से, और 4 हमारे छोटे प्रांतों से, या आप कह सकते हैं चीफ कमिश्नरी से, ठीक है। तो इस तरीके से 389 मेंबर्स को बनाकर मिलाकर संविधान सभा का निर्माण किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो संविधान सभा का जब गठन हो गया तो इसकी पहली मीटिंग की गई 9 दिसंबर 1946 को। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया, वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया कि
जो भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करता हूँ उसका हर एक पॉइंट, हर एक लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन है और अपने आप में एक क्वेश्चन का आंसर भी है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करिए कि ये जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जितने भी वीडियोज़ या जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सारे आपके नोट्स की फॉर्म में है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लीजिए कि आप इसको नोट्स बना भी सकते हैं और इसको लर्न करने की कोशिश करिए, याद रखने की कोशिश करिए। तो संविधान सभा की जो पहली मीटिंग की गई, वो संविधान सभा की पहली मीटिंग की गई 9 दिसंबर 1946 को, ये बात याद रखिएगा। अब उसी दिन 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक अध्यक्ष चुना जाना था, लेकिन उस दिन क्या हुआ, अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव होना था, लेकिन उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो उस सभा में उपस्थित नहीं हो पाए। तो उस दिन एक अस्थाई अध्यक्ष चुना गया, जिसको हम टेम्पररी प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो अस्थाई सदस्य जो चुने गए वो सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति को चुन लिया गया, और उस सभा में यानी 389 मेंबर्स में सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। ये बात भी याद रखिएगा कि लॉजिक क्या था सच्चिदानंद सिन्हा को चुनने का। तो मैंने आपको बता दिया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए थे, जिस वजह से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि सबसे सीनियर मोस्ट लीडर थे, या आप कह सकते हैं सीनियर मोस्ट मेंबर थे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो उनको क्या चुना गया, टेम्पररी अध्यक्ष चुना गया या अस्थाई अध्यक्ष। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, ठीक है, तो आप सच्चिदानंद सिन्हा ही, क्योंकि जब तक वो वहाँ पर स्थाई ना लिखा हो या अस्थाई ना लिखा हो तब तक आप इनको मानेंगे। अगर वहाँ पर स्थाई लिख देता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर अस्थाई ही पूछता है तो अस्थाई तो पता ही है, टेम्पररी कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन के बाद इसकी सेकंड मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की गई संविधान सभा की, यानी 11 दिसंबर 1946 को, और उस मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपस्थित हुए और उनको विधिवत रूप से क्या चुन लिया गया, संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, यानी प्रेसिडेंट चुना गया। तो अब स्थायी अध्यक्ष हमें मिल चुके थे, और वो कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डिप्टी प्रेसिडेंट कौन बने, यानी उपाध्यक्ष, ये भी याद रखिएगा, एससी मुखर्जी। और कानूनी सलाहकार, या आप कह सकते हो एडवाइज़र, संविधान सभा के एडवाइज़र कौन थे या सलाहकार कौन थे, डॉक्टर BN राव। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डिप्टी प्रेसिडेंट आपके उपाध्यक्ष यानी SC मुखर्जी, और सलाहकार डॉक्टर BN राव। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑन 3 जून 1947 माउंट बेटन प्लान केम इनटू इफेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, माउंट बेटन प्लान का आना, क्योंकि आपको पता है कि 1947 आते आते भारत का बंटवारा होना तय हो चुका था, और माउंट बेटन ने एक प्लान बनाया जिसके तहत मुस्लिम लीग की मांग पर एक अलग देश बनाया गया जिसको पाकिस्तान कहा गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो पाकिस्तान भारत से विभाजित करके एक नया देश बनाया गया जिसको पाकिस्तान नाम दिया गया, वो किस प्लान के तहत बनाया गया, वो माउंट बेटन प्लान के तहत बनाया गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्लान पाकिस्तान डिसाइड टू मेक हिज सेपरेट नेशन, उसने अपना एक स्वतंत्र देश बनाने की घोषणा करी। और हुआ क्या कि इस संविधान सभा से, यानी जो 389 मेंबर्स की संविधान सभा थी, उसमें से 90 मेंबर्स पाकिस्तान चले गए, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि उस समय तो सभी लोग इकट्ठे थे, लेकिन जो चीज़ कुछ राजघराने या कुछ प्रांत पाकिस्तान में चले गए, तो जिस वजह से 90 मेंबर्स क्या हो गए, यहाँ से चले गए और पाकिस्तान चले गए। और अब संविधान सभा में कितने मेंबर्स बचे, नाउ 299 मेंबर्स वर लेफ्ट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अब भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली परफॉर्म 3 ड्राफ्ट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 3 ड्राफ्ट्स प्रस्तुत किए, ड्राफ्ट मतलब प्रारूप प्रस्तुत किए। पहला प्रारूप प्रस्तुत किया गया 4 नवंबर 1948 को, डेट याद रखिएगा, कई सारे एग्जाम्स में डेट्स भी पूछ ली जाती हैं और पूछी भी गई हैं। तो जो पहला प्रारूप आया कि संविधान इस तरीके का होगा, ऐसा होगा, ये होगा, ये पहला प्रारूप प्रस्तुत किया गया 4 नवंबर 1948 को। सेकंड ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया 15 नवंबर 1948 को। और थर्ड और फाइनल ड्राफ्ट, ये याद रखिएगा, 3 ही ड्राफ्ट आए थे, यानी 3 बार प्रारूप आया, और थर्ड ड्राफ्ट आपका आया 14 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो 14 नवंबर 1949 को आप ये कह सकते हैं कि फाइनल प्रारूप आ चुका था, फाइनल ड्राफ्ट आ चुका था। इसके बाद टोटल आप याद रखिएगा कि ये जो 3 प्रारूप बने, संविधान निर्माण के 3 प्रारूप बने, इनमें लगभग 7,500 अमेंडमेंट किए गए,
यानी इतनी गहन अध्ययन के बाद हमारा भारतीय संविधान बनाया गया कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से 7,500 संशोधन किए गए यानी परिवर्तन या अमेंडमेंट्स किए गए। ठीक है। और फाइनली 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान को एडॉप्ट किया गया, आत्मसात किया गया। ये बात आप याद रखिएगा, लागू नहीं किया गया, आत्मसात किया गया। तो लागू करना और आत्मसात करने में अंतर होता है। तो एडॉप्ट हमने किया, ये डेट याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को क्या किया गया, एडॉप्ट किया गया। ठीक है। लेकिन लागू कब किया गया, आप सबको पता है, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से। ठीक है। लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम मीटिंग कब निर्धारित की गई, 24 जनवरी 1950 को। और तभी ये डिसीजन लिया गया कि 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में भारतीय संविधान क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो ऑन 26 जनवरी 1950 होल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनफोर्स्ड। ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं, उस दिन गणतंत्र दिवस तभी मनाया जाता है। आफ्टर द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज कन्वर्टेड इनटू इंटरिम पार्लियामेंट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी या संविधान सभा थी, वही अंतरिम संसद के रूप में चेंज हो गई या परिणित हो गई। यानी संविधान सभा के सदस्य संसद के सदस्य मान लिए गए उसके बाद से ही। ठीक है। अब बात आती है कि संविधान सभा के द्वारा जो संविधान निर्माण प्रक्रिया की गई या बनाया गया, उसको कितना टाइम लगा। तो इसमें टाइम लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं राइट आउट करना भूल गया हूँ, ये भी याद रखिएगा, टोटल कितने सेशन हुए। तो टोटल 11 सेशन हुए। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान कितने सेशन ऑर्गेनाइज किए गए, कितने सत्रों का आयोजन किया गया या मीटिंग्स की गई। तो 11 सत्रों का आयोजन किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। और इसको बनने में लगे 2 साल 11 महीने 18 दिन। इस पर जो लगभग खर्चा आया संविधान निर्माण प्रक्रिया में, वो आया 64 लाख रुपए। उस ज़माने में 64 लाख रुपए काफ़ी बड़ी अमाउंट हुआ करती थी, आप समझ सकते हैं, 1950 के आसपास। तो 64 लाख रुपए काफ़ी बड़ी कीमत थी। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इसकी कैलीग्राफी किसने करी। तो कैलीग्राफी आप समझते हैं ना, लिखावट। तो काफ़ी सुंदर तरीके से संविधान को लिखा गया उस समय। तो इंग्लिश में इसकी कैलीग्राफी करी थी प्रेम बिहारी रायजादा ने, और हिंदी वर्जन इसका जो हिंदी वर्जन में इसकी कैलीग्राफी करी वेद प्रकाश वैद्य ने। ये भी बात याद रखिएगा। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का नेचर क्या है। ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाजी फेडरल। ठीक है, क्वाजी फेडरल संविधान है हमारा। क्वाजी फेडरल संविधान को मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। क्वाजी फेडरल मतलब होता है मोर देन यूनिटरी बट लेस देन फेडरल। यूनिटरी मतलब एकात्मक शासन। एकात्मक शासन में क्या होता है, एक जो पावर रहती है वो किसी एक ही उस व्यक्ति के हाथ में केंद्रित रहती है। कई सारे देशों में ऐसा है, यूनिटरी सिस्टम है। और जो फेडरल होता है, फेडरल का मतलब होता है संघात्मक। उसमें क्या होता है, पावर का सेपरेशन होता है। यानी सत्ता जो है, सत्ता क्या रहती है, विघटित रहती है काफ़ी। जैसे आप देखते हैं भारत में ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार के पास ही सत्ता है, राज्य सरकारों के भी अपने अधिकार हैं, केंद्र सरकार के अपने अधिकार हैं। ठीक है। तो केंद्र सरकार के साथ साथ यहाँ राज्यों के पास भी पावर्स है। तो इसीलिए हम कहते हैं ना तो ये भारतीय संविधान ना तो पूर्ण रूप से एकात्मक है और ना ही पूर्ण रूप से संघात्मक है। इसीलिए इसको वर्ड दिया जाता है क्वाजी फेडरल। ठीक है, मोर देन यूनिटरी बट लेस देन फेडरल। तो ये पूर्ण रूप से एकात्मक भी नहीं है और पूर्ण रूप से संघात्मक भी नहीं है। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता केंद्रित नहीं है, और जो सत्ता का विघटन किया गया है वो अलग अलग तरीके से किया गया है। तो याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाजी फेडरल। ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ल्ड। ये बात आपको पता होनी चाहिए, शायद काफ़ी लोगों को पता भी होगी कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कई देशों में ओरल संविधान भी चलता है, यानी मौखिक संविधान। उसका बेस्ट एग्जाम्पल, मौखिक संविधान का बेस्ट एग्जाम्पल आपका ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन जितने भी देशों का लिखित संविधान है, उसमें सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत का ही है। अब बात कर लेते हैं, ओरिजिनली देयर वर 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। जब भारतीय संविधान बना था उस समय इसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 पार्ट्स थे यानी भाग थे, और 8 अनुसूचियां थी यानी शेड्यूल्स थी। लेकिन आज की डेट में एट प्रेजेंट ये चेंज हो चुके हैं। तो आज की डेट में क्या वास्तविक स्थिति है, ये याद रखिएगा। काफ़ी सारे लोग इसी को आज की स्थिति मान लेते हैं, आज की स्थिति अलग है।
तो एट प्रेजेंट देर आर 465 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। आज की स्थिति में भारतीय संविधान में 465 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं इसके, और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो एट प्रेजेंट ये कंडीशन है, ये आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, इसमें एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में मैंने इसलिए अलग से आपको यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी में काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान काफ़ी सारी कमेटीज़ बनी थी। उन कमेटीज़ में या उन समितियों में सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी अगर कोई थी तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, क्योंकि संविधान के निर्माण प्रक्रिया का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग था वो उसका ड्राफ्ट ही था कि इसका प्रारूप क्या होगा। तो ये प्रारूप बनाने के लिए एक समिति बनाई गई थी, और इस समिति में चेयरमैन के अलावा 6 अलग से मेंबर्स थे, यानी टोटल 7 सदस्यीय ये समिति थी। और इसके चेयरमैन थे बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे परमानेंट, बट काफ़ी सारे लोग उसमें भी बी आर अम्बेडकर सोच लेते हैं। बट याद रखिएगा, उसकी एक कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है संविधान निर्माण में। और उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो और इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है। अब इसके मेंबर्स भी मैंने आपको मेंशन किए हुए, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्स में मेंबर्स पूछे गए हैं। तो इसके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अलावा 6 और मेंबर्स थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, मोहम्मद सदउल्ला, के एम मुंशी, बी एल मीटर। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, इनमें से 2 को रिप्लेस कर दिया गया था। बी एल मीटर स्टार्टिंग में थे, जिनको रिप्लेस किया एन माधवराव ने, और डी पी खेतान पहले थे, इनको बाद में रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा? टी टी कृष्णमाचारी के द्वारा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो और ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किए जाते हैं। उन करंट अफेयर्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। डेली उसमें 1 लाइनर 10 करंट अफेयर्स आपको बताए जाते हैं, जिसके द्वारा आप अपना पूरा का पूरा करंट अफेयर्स से अपडेट रह सकते हैं। ठीक है, और इसी के बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो जल्दी आपके सामने हम लेकर प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।